जय हिंद दोस्तों। 71st बीपीएससी और यूपी पीसीएस में कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। अगर आपने पूरे साल के करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से कर लिया तो समझ लीजिए आपकी नैया पार लग जाएगी। अगर आपने इन करंट अफेयर्स को अवॉइड कर दिया तो आपकी नैया डूब जाएगी, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है। और सबसे आसान तरीका क्या है करंट अफेयर्स को कवर करने का, वो है माइंड मैप। इसीलिए मैंने माइंड मैप की सीरीज लाया हूं कि पूरे साल के करंट अफेयर्स को मैं माइंड मैप के थ्रू कवर करा रहा हूं। इसके पहले 3 लेक्चर लाया हूं, उसको आप देख सकते हैं, ये चौथा लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का लेक्चर है वो है रिपोर्ट एंड इंडेक्स के ऊपर। हर साल रिपोर्ट और इंडेक्स से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों के पीटी एग्जाम में। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपके 2 से 3 नंबर फॉर श्योर एकदम 100% पक्के हो जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते। जो आज का पहला जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, वो है सिपरी ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट। ठीक है, अब ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट बताती है कि पूरे साल कितना, कौन से देश में सबसे ज्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट हुए हैं, इंपोर्ट हुए हैं, कौन से देश में जो है आर्म्स का डिक्लाइन हुआ है, ग्लोबली कितना डिक्लाइन हुआ है, कौन सी अथॉरिटी इसको ये रिपोर्ट लाती है, ये सारी चीजें चले देखते हैं। तो जो सिपरी ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट है, ये लाया जाता है द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? सिपरी के द्वारा, बाय द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है। हमने ये जान लिया कि रिपोर्ट कौन लाता है। अब हम ये जानते हैं कि इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में ये रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स है, लेकिन साथ में इसने ये भी बताया है कि इंडिया का जो इंपोर्ट मार्केट है आर्म्स के मामले में वो 9.3% डिक्लाइन हुआ है। तो पहली चीज क्या थी कि इंडिया इज द सेकेंड आर्म इंपोर्टर। दूसरी चीज क्या थी कि जो इंपोर्ट मार्केट है इंडिया का आर्म्स के रिलेटेड, वो डिक्लाइन हुआ है कितना? 9.6%। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया पहले 100 गन खरीदता था विदेश से, बाहर देशों से, लेकिन अब पिछले डेटा के मुताबिक अब इंडिया मात्र 100 में से 90 ही गन खरीदता है, 10 अब वो घर में बनाता है। तो इससे क्या चीज पता चलती है कि इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहा है। जैसे इंडिया का इनिशिएटिव है कि मेक इन भारत, तो मेड इन भारत, तो वो उसके तहत इंडिया अब अग्रसर है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। साथ में रिपोर्ट में बताया कि जो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, उसमें सबसे ज्यादा गन्स और ये जो आर्म्स है वो कहां से इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया के लिए? 35% सबसे ज्यादा रसिया से लिए जाते हैं। पहले भी रसिया से लिए जाते थे, अभी भी रसिया से लिए जाते हैं। हालांकि अब इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन रहा है और कई अदर कंट्रीज के साथ भी ये आर्म्स डील कर रहा है। ठीक है, अब हमने जान लिया कि कौन रिपोर्ट निकालता है, साथ में हमने जान लिया कि इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम ये जानते हैं कि ग्लोबली चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी रिपोर्ट में, कि रिपोर्ट लाता कौन है, इंडिया का स्टैंड क्या है, साथ में ग्लोबल स्टैंड क्या है। तो हमने 2 चीजें जान ली कि रिपोर्ट कौन लाता है, इंडिया का स्टैंड जान लिया, अब जानते हैं ग्लोबल स्टैंड क्या है। रिपोर्ट ये बोलता है कि इस साल विद कंपेयर टू, क्योंकि रिपोर्ट हर साल पे आती है, इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2015 से लेके 2019 तक का आया था। ठीक है, अब इस साल का जो रिपोर्ट है वो 2020 से लेके 2024 तक का है। ठीक है, इसने पिछले साल के कंपेयर के हिसाब से बोला है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मार्केट है ट्रेड रिलेटेड टू आर्म्स, उसमें गिरावट देखी गई है। कितना? 0.6%। ग्लोबली, नॉट इंडिया में गिरावट कितनी देखी गई है? 9.6%। इंपोर्ट में, ग्लोबली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गिरावट कितनी देखी गई है? 0.6%। क्लियर है पॉइंट? आप जानते हैं, अब हमने जान लिया ग्लोबली गिरावट कितनी है। अब साथ में ये जानते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे इंपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, ये जानते हैं। तो विद कंपेयर टू 2015 एंड 19 के डेटा के कंपेयर्स में 2020 और 2024 में ये बोला जा रहा है कि यूएस का जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है 21% की। कितनी परसेंट की? 21% की यूएस की में। साथ में ये बोला गया कि रसिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो 65% डिक्लाइन हुआ है। रीजन तो आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रसिया ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि उसके पास आर्म्स की कमी हो। हालांकि वो बैलेंस करके चलाने की कोशिश कर रहा है, तो जायज है कि वहां पे जो उसका एक्सपोर्ट मार्केट था वो तो ड्रॉप होगा। तो कितना ड्रॉप हो? 65%। अब यूक्रेन को सबसे ज्यादा आर्म्स कौन सप्लाई करता है? यूएस कर रहा है, तो ऑब्वियसली यूएस का मार्केट बढ़ेगा। तो कितना बढ़ा है? 21%। अब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि मान लो एक स्टेटमेंट में लिख दिया कि ग्लोबली जो है आपका 0.6% बढ़ा है, लेकिन ओरिजिनली क्या है? घटा है। तो 0.6% बढ़ा है ऐसा ग्लोबली दिखा दिया। साथ में ये दिखा दिया कि यूएस का मार्केट भी बढ़ा है, मतलब कुछ ना 21%। लेकिन इसमें स्टेटमेंट क्या सही है? सिर्फ 1% सही। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 0.6% आपका डिक्लाइन हुआ है। बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको। रशिया का तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कंट्री वाइज की कौन सबसे ज्यादा, मतलब अभी तक जान लिया। अब हम रीजन वाइज चलते हैं
कि रीजन वाइज की यूरोप में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है, फिर उसके बाद आपका एशिया में कितना बढ़ा है, ये जानना जरूरी है। तो जियोग्राफी रीजन के हिसाब से देखा जाए तो एशिया और ओशियन में आपका 33% इंपोर्ट है, मतलब ओवरऑल ग्लोबल का एशिया और ओशिनिया 33% इंपोर्ट करता है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है रीजन वाइज में? एशिया और ओशिनिया कितना? 33%। यूरोप कितना करता है? 28%। जायज है, यूक्रेन में भी वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली जो इंपोर्ट मार्केट है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपका ये हर जगह से इंपोर्ट कर रहा है, क्या बोलते हैं, यूक्रेन, चाहे वो यूएस से इंपोर्ट कर रहा हो, आपका जर्मनी से, फ्रांस से, हर जगह जगह से ये आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट में कितना इंपोर्ट हुआ है? 27% ग्लोबल का। अमेरिका में कितना हुआ? 6.2%। और अफ्रीका में कितना हुआ? 4.5%। सबसे कम रीजन में 4.5% आपका अफ्रीका में हुआ है। अब ये जान लिया। अब ये जानते हैं कि जो यूक्रेन है, अभी जानते हैं कौन सा इकलौता ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा गन्स और आर्म्स जो है इंपोर्ट किए गए, तो वो ऑब्वियस है यूक्रेन में किया गया है। यूक्रेन में ग्लोबल का 8.8% इंपोर्ट किया गया है। उसका मेन सप्लायर कौन है? यूएस है, जर्मनी है, पोलैंड है, तीनों नाटो देश हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो यूक्रेन है पूरा रिलायबल किस पे है? नाटो देश पे है। जिस दिन नाटो ने इसके ऊपर से हाथ हटा लिया तो रसिया इस पे भारी पड़ सकता है। ठीक है, इतने सालों से क्यों टिका है? क्योंकि नाटो इसको सपोर्ट कर रहा है। एक संवाद था यूएस के प्रेसिडेंट और अभी रिसेंट में जो ये संवाद हुआ था यूक्रेन का, तो उन्होंने बोला था कि आप जो इस वॉर में टिके हुए हैं तो उसका मेन रीजन कौन है? यूएस मतलब 50% एक तरह से देखा जाए तो आर्म सप्लाई कर रहा है, 45%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब हमने जान लिया कि टॉप कंट्री कौन सी है। अब जानते हैं कि टॉप 5 कंट्री कौन सी है जहां पे सबसे ज्यादा आपका इंपोर्ट हुआ है आर्म्स। तो उसमें तो पहले नंबर पे यूक्रेन है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि इंडिया है। हालांकि इंडिया का जो इंपोर्ट मार्केट है पिछले रिपोर्ट के कंपेयर में 9.6% की गिरावट है, लेकिन अभी भी इंपोर्ट के मामले में इंडिया ग्लोबली सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है। पॉइंट याद रखना, स्टेटमेंट में दे सकता है कि इंडिया स्टैंड ऑन द सेकंड ग्लोबली एंड द इंपोर्ट मार्केट हैज बीन इंक्रीज्ड, बट दिस इज रॉन्ग, द इंपोर्ट मार्केट हैज बीन डिक्लाइंड ऑफ इंडिया। इंडिया जो है सेल्फ रिलेवेंट इंडिपेंडेंट की तरफ अग्रसर है मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सी है? कतर। चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया। पांचवें नंबर पे आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान का जानना जरूरी है, कितना? 4.6% ऑफ ग्लोबली ये इंपोर्ट करता है। ज्यादा बड़ा देश नहीं है लेकिन कूदता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जान लिया कि कौन निकालता है, इंडिया का कंटेक्स्ट जान लिया, टॉप कंट्रीज कौन है। अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि हमारे जो पड़ोसी देश है वो कितना आर्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है इस रिपोर्ट के हिसाब से। पहले जानते हैं चाइना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चाइना है, चाइना हर साल, जब से ये रिपोर्ट आ रही है 1990 से लेकर 1994 से अब तक, चाइना हमेशा टॉप 10 इंपोर्ट कंट्रीज में रहता था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना ये टॉप 10 कंट्रीज में नहीं है। मतलब इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ अग्रसर है और बहुत तेजी से अग्रसर है। अब ये इंपोर्ट में आगे नहीं, एक्सपोर्ट में आ गए। ठीक है, तो याद रहेगा कि पहली कौन सी ऐसा देश है जो पहली बार टॉप 10 कंट्रीज में इंपोर्ट के मामले में निकला है, वो है चाइना। जान लिया। अब हमारे पड़ोसी मुल्क, देश, पीसफुल कंट्री, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने ये चीज देखने वाली यहाँ हैरानियत की है कि जहां इंडिया अपने इंपोर्ट मार्केट को डिक्लाइन कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट मार्केट को राइज कर लिया। कितना? वो भी 61%। कितना? थोड़ा मोड़ा नहीं, 61% इंपोर्ट किया है। और उसका सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? वो है चाइना। चाइना अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहा है, सप्लाई किसको कर रहा है? पाकिस्तान को। पहले पाकिस्तान किस पे रिलाय था? यूएसए पे। अब किस पे रिलाय है? चाइना पे। ठीक है, हमेशा हाथ फैलाने वाली आदत। ये होगा आपका सिपरी ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट। आप जानते हैं तो आ जाते हैं 7th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के ऊपर। अब एयर क्वालिटी की बात हो रही है, मतलब पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो इंडिया का तो नाम रहेगा ही रहेगा। इसमें भी आपने देखा आर्म्स में भी इंडिया आपका इसमें है, टॉप में है, तो इसमें भी एयर पॉल्यूशन में भी टॉप पे तो रहेगा ही रहेगा। अब सबसे बड़ी चीज जानने वाली क्या है कि ये रिपोर्ट कौन लाता है? तो ये रिपोर्ट लाता है स्विच की एक कंपनी है IQ एयर, वो रिलीज करती है एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, इस साल 138 कंट्रियों के मतलब 138 कंट्रीज में इंक्लूड किए गए हैं विथ 8,954 लोकेशंस पे सर्वे करवाया गया है। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखनी है कि इस साल जब रिपोर्ट आई तो इसमें 2 कंट्रियों को इंक्लूड नहीं किया गया, एक ईरान, अफगानिस्तान। याद कैसे रहेगा? हालांकि इस रिपोर्ट जैसे याद कर सकते हैं कि सर्वे के लिए लोग वहां पे गए, तो वहां पे अफगानिस्तान है, तालिबान है, ईरान है, वहां पे भी अपन आतंकवादी और ये सारी चीजें, वहां पे भी वॉर चल ही रहे, तो वहां पे लोग गन लेके तैयार थे कि भैया आपको सर्वे करने नहीं दिए, तो इसलिए वहां पे सर्वे नहीं हुआ। तो कहां पे सर्वे नहीं हो पाया? 2 कंट्रियों में, ईरान और अफगानिस्तान में। जान लिया हमने ये चीजें। अब जानते हैं कि जो 7th जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है जो IQ एयर द्वारा लाई जाती है, इसमें इस बार इसने ये हर साल 20 सिटीज जो टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसकी लिस्ट निकालती है। अब ये जो टॉप 20 है इसमें से 13 इंडिया है, मतलब 13 इंडियन सिटीज है। 20 में से कितनी इंडियन सिटीज है? 13।
टॉप 10 में से कितनी है? 6। दोनों पॉइंट याद रखना कि टॉप 20 में कितनी सिटीज है? 13। टॉप 10 में कितनी सिटीज है? 6 इंडिया की। अब टॉप 20 में कितनी एशियाई कंट्री है? टोटल 7 आपकी एशियाई कंट्री हो गई, 1 अफ्रीकन कंट्री हो, कोई यूरोपियन कंट्री नहीं, यूरोपियन सिटी नहीं है, माफ कीजिएगा, सिटी। ठीक है, अब जानते हैं कि कौन कौन सी एशियाई और कंट्री? एक तो इंडिया हो गई, साथ में 4 सिटी कौन सी एशिया की? आपका ये पाकिस्तान की 4 हो गई, एक 4 पाकिस्तान की हो गई, एक चाइना और एक कजाकिस्तान। ठीक है, तो 19 हो गया, और बचा एक चाद जो है अफ्रीकन का है, अफ्रीकन का देश है, अफ्रीकन देश है। वहाँ की जो कैपिटल है एंडांजिनिया, वहाँ की वो सिटी जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में टॉप 20 की लिस्ट में। ठीक है, याद रहेगा कि जो टॉप 20 लिस्ट आती है उसमें से 13 सिटी जो है वो टॉप 20 जो सिटी है उसमें जो 13 सिटी है वो इंडियन है, बाकी उसमें 4 पाकिस्तान के हैं, एक चाइना का, एक कजाकिस्तान हो गया, एक चाड का जो कैपिटल है उसका। चाड कौन सा कॉन्टिनेंट का? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। याद रहेगा। अब और चीजें जानते हैं। इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया रैंक्ड 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। जो 5वें नंबर पे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है? वो है इंडिया। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 5th। 20 में से 13 सिटी कौन सी हैं? इंडिया की हैं। अब ये जानते हैं टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। तो अभी जान लिया कि इंडिया टॉप 5 में आता है। तो टॉप 5 कौन कौन सी? एक तो चाड हो गया, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 5वां कौन सा है? इंडिया। अब ये जो क्रोनोलॉजी है इसको याद रखना, हमेशा याद रखना कि पहले पे कौन है? चाड, दूसरे पे बांग्लादेश, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और 5वें पे इंडिया है। जान लिया कि टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड कौन सी। अब जानते हैं टॉप 6 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के बारे में जानना। 20 में से 13 इंडिया है, तो 6 में से कितने हैं? पहले नाम पे ही इंडिया है टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। वो कौन सी है? बर्निंघाट ऑफ मेघालय। मेघालय की बर्निंघाट सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। उसके बाद कौन सा है? जायज है, दिल्ली रहेगा, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड में से आएगा, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड में से एक सिटी है। अब फिर उसके बाद कजाकिस्तान, फिर मुल्लापुर ऑफ पंजाब, फिर लाहौर पाकिस्तान का, फरीदाबाद का हरियाणा। तो टॉप 3 में इंडिया की कितनी? टॉप 2 इंडियन सिटीज है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि टॉप 3 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आर इंडियन सिटीज, तो नहीं, टॉप 3 में सिर्फ 2 सिटीज हैं। टॉप 4 में आपका ये क्या बोलते हैं, 3 सिटीज हैं इंडिया का। तीसरी सिटी कौन सी है जो मोस्ट पॉल्यूटेड है? वो कजाकिस्तान की सिटी है। समझ गए। अब ये हो गया आपका, ये आपका वर्ल्ड क्वालिटी एयर रिपोर्ट्स आपकी हो गई। अब आते हैं वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है? तो ये रिपोर्ट लाई जाती है यूनेस्को के द्वारा। कौन से दिन लाई गई थी? वर्ल्ड वाटर डे के दिन, जो हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता। इस साल का थीम क्या था? ग्लेशियर कंजर्वेशन। जैसे कि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है, अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो फ्रेश वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। तो इसके लिए इसकी थीम रखी गई ग्लेशियर कंजर्वेशन, कि ग्लेशियर को कैसे बचाया जा सके उसके रिगार्ड में। अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है कि रिपोर्ट ने बताया कि इसका एक कंसर्न है कि जो ग्लेशियर है वो बहुत रैपिड तरीके से पिघल रहा है। इसका ये कंसर्न राइज किया गया बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट वाटर रिपोर्ट के द्वारा, कि एक कंसर्न राइज किया उसने कि जो आपका ग्लेशियर है बहुत तेजी से पिघल रहा है। साथ में इसने बताया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के हिसाब से 8.2 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जो पूरा वर्ल्ड है इसका 8.2 बिलियन में से 2 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा खाना और अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है। तो समझ सकते हैं आप कि कितनी मतलब पानी की कितनी कमी होती जा रही है। तो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पानी का कम उपयोग करें, पानी को बचाएं, पानी को वेस्ट ना करें, नहीं तो आने वाले समय में लोग पानी की वजह से मरना चालू हो जाएंगे। तो ये कंसर्न अगर इसने राइज किया है तो ये सही है कि पानी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। दिल्ली में तो आपको हालत पता है कि दिल्ली में हर साल पानी की हालत क्या होती है। मुंबई के कई सारे शहरों में पानी की वजह से लोग परेशान रहते हैं, कई दिनों तक पानी नहीं आता उनके घरों में, वो पानी को बचा के स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने पानी को बचा के रखिए। अब इसने और क्या बताया है कि मोर देन 9,000 gigatons of ice has been melted due to the climate change since 1975। रिपोर्ट ने ये बताया कि 9,000 gigatons आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है इस रिपोर्ट के हिसाब से। और ये भी बोल रहा है कि 450 गीगाटन ऑफ आइस आर एक्सपेक्टेड टू मेल्ट इन 2020 टू बी लॉस्ट इन 2024 अलोन। मतलब सोचिए 1975 से हो रहा था, लेकिन मात्र सन 2024 में 450 गीगाटन लॉस हुआ है। तो किस स्पीड से ग्लेशियर पिघल रहा है आप देख सकते हैं। ये ग्लेशियर पिघलेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, उसकी वजह से फिर एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा। जैसे इस साल बारिश समय से पहले आ गई, 10 दिन पहले ही बारिश आ गई, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी इंपैक्ट होता है, तो फूड क्राइसिस भी होंगे। तो समझ सकते हैं कि हम लोगों को कैसे कैसे कंजर्व करना है, चीजें को यूज करना है, बेफालतू की चीजें वेस्टेज का करना है। तो इसी हिसाब से मेरा एक होमवर्क रहेगा कि नेट जीरो कार्बन इंडिया का टारगेट कब तक है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए।
ठीक है। करंटली देयर आर मोर देन 2.7 लाख ग्लेशियर इन द वर्ल्ड कवरिंग एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो एट करंट 2.7 लाख आपका ग्लेशियर है जो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है, बट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज दे आर मेल्टिंग रैपिडली। सेम चीज वही है कि बहुत तेजी से ये पिघल रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक रिवर का मेंशन था, वो था कोलोराडो रिवर जो यूएस की है, उसका इसमें मेंशन था कि ये रिवर जो है फ्रॉम 2000 से ये पूरी सूखी पड़ी है। मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली बात है कि जो यूएस की 5th लार्जेस्ट रिवर है वो सन 2000 से आपकी सूखी पड़ी है। तो यहाँ पे अगर इस रिवर का मेंशन है तो इस रिवर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कितने स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है ये, तो 2300 स्क्वायर किलोमीटर तक कवर करता है, ये किलोमीटर की है, जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं यूएन वर्ल्ड ग्लेशियर डे रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लेशियर डे किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को ग्लेशियर डे मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ? 2025 में स्टार्ट हुआ, तो इसी साल स्टार्ट हुआ गया। साथ में यूएन ने ये डिक्लेयर किया कि ईयर 2025 विल बी इंटरनेशनल ईयर फॉर ग्लेशियर कंजर्वेशन। याद रहेगा कि इंटरनेशनल डे फॉर ग्लेशियर डे का माना जाता है 21 मार्च को। 2025 ईयर को ग्लेशियर डे घोषित किया गया है, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन। साथ में इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो ग्लेशियर है मेल्ट, जो जो HKH है रोज बाई 65% 2020 वर्सेस 2021 के हिसाब से। मतलब आपका इसने कंपेयर किया है सन 2001 से लेके सन 2010 के कंपेयर, इसने सन 2011 से सन 2020 को कंपेयर किया। तो जो हिंद हिमालय है वहां पे जो मेल्टिंग की प्रक्रिया है वो 65% बढ़ चुकी है। ठीक है, समझ गया। अब इसने क्या बताया कि जो एक वार्निंग भी बताई कि अगर इसी प्रकार अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हिमालयाज में ग्लेशियर का 30 to 50% जो ग्लेशियर है एक 2100 आते आते 30 to 50% ग्लेशियर पिघल जाएगा। ठीक है, ये चीजें बताई। अब जो ये हिमालयाज हैं कौन कौन सी कंट्रीज कवर करती है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये चीजें याद रहनी चाहिए आपको। अब आते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हमने सिपरी देखा, अब देख लेते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब टेररिज्म इंडेक्स, इस इंडेक्स के थ्रू बताया जाता है कि टेरर के चलते कौन कौन सी कंट्रियों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। इसमें उन कंट्रियों को इंक्लूड किया जाता है जहां पे सबसे ज्यादा टेरर अटैक हुआ है और टेरर अटैक की वजह से उन कंट्रियों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। तो ये कौन सी भी रिपोर्ट है? 12th रिपोर्ट है। ठीक है, याद रहेगा। कौन लाता है? इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस। 12वीं रिपोर्ट है, लाता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड द पीस। अब इस रिपोर्ट ने बोला है कि टेररिज्म में टेररिज्म के चलते जो इंडिया का इंपैक्ट होता है उसमें इंडिया कौन सा रैंक पे है? तो 14th रैंक पे है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 14th रैंक। स्कोर कितना मिला है? 6.41। कितना? 6.41 आपको स्कोर मिला है। अब ये हो गया। अब ये जानते हैं कि टेररिज्म इंक्रीज्ड एज पर लास्ट रिपोर्ट। अब लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो ये इस रिपोर्ट में था कि मात्र 58 कंट्रियां जो है टेररिज्म की वजह से इंपैक्ट है, लेकिन ये अब संख्या बढ़ के 66 हो चुकी है। तो कितनी और कंट्रियां इंक्लूड हो गई? 8 और कंट्रियां इसमें इंक्लूड हो गई हैं, 8 न्यू कंट्रीज। ठीक है, अब साथ में इसने इस रिपोर्ट में ये बताया कि मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो इस्लामिक स्टेट इंपैक्ट, जिसका इंपैक्ट आपका 22 कंट्रियों तक है। इस्लामिक स्टेट कौन सी? इस्लामिक स्टेट, उसका इंपैक्ट कितने कंट्रियों पे है? 22 कंट्रियों पे है। याद रहेगा। अब ये जानना है कि टॉप 4 कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे टेररिस्ट इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। तो एक तो होगा बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली। अब ये जो 2 कंट्री हैं, ये 2 कंट्री आपकी प्राइम मेडिटेरियन कंट्री हैं। तो प्राइम मेडिटेरियन क्या होता है कि जो जीरो लॉन्गिट्यूड होता है वहां से जो पास होती है लाइन, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन पास होती है, उसमें जो कंट्रीज आते हैं उनको प्राइम मेरिडियन कंट्री कहा जाता है। तो कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो। ठीक है, याद रहेगा कि प्राइम मेडिटेरियन कंट्री कौन सी है? तो ये प्राइम मेडिटेरियन कंट्री है। टॉप 5 कंट्री कौन सी है? बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली। ठीक है, स्कोर देख लीजिएगा आप। इंडिया की रैंक आपको मैंने बता दी। अब आते हैं ग्लास सीलिंग इंडेक्स रिपोर्ट। ग्लास सीलिंग इंडेक्स रिपोर्ट क्या है? बेसिकली ये रिपोर्ट बताती है कि कुछ ग्रुप हैं, OECD ग्रुप्स हैं जिसमें कुल 29 मेंबर हैं। उन मेंबर्स में जो कौन सी कंट्री में सबसे अच्छा फॉर द वुमेन्स डेवलपमेंट, चाहे वो आपका इक्वालिटी को लेके हो, साथ में या फिर आप लोग कह लीजिए वर्क प्लेस पे सेफ्टी हो, वुमेन सेफ्टी को लेके, इन कंट्रियों को रैंकिंग दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि जो ग्लास सीलिंग इंडेक्स है ये किसके द्वारा लाया जाता है। तो ये लंदन द इकोनॉमिस्ट के द्वारा लाया जाता है।
ठीक है। किस दिन लाया गया? इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अब ये OECD क्या है? OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो एक ग्रुप बनाया गया जो जिसमें 29 मेंबर है, जो डेवलप फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन के तहत काम करती है। अब क्या इसमें इंडिया मेंबर है? तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो OECD ग्रुप का इंडिया मेंबर है? नहीं है। अगर OECD ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है तो क्या इस इंडिया का इस रिपोर्ट से कनेक्शन है? नहीं कनेक्शन। लेकिन फिर भी जानते हैं, इस रिपोर्ट के थ्रू बताया गया कि स्वीडन जो है बेस्ट कंट्री है फॉर द वर्किंग क्लास वुमेन। ठीक है। पिछले साल कौन सी थी? आइसलैंड थी। इसने आइसलैंड को पीछे करके स्वीडन बन चुका है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन सी है जहां पे वुमेन सेफ्टी, वुमेन इक्वालिटी, वुमेन्स का डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें वुमेन्स के रिगार्ड में होती है, वो कौन सी है? फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नॉर्डिक कंट्री कितनी है और कौन कौन सी है, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली का इंडेक्स कि कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश है, कौन सा देश सबसे ज्यादा दुख है। तो ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में स्कोर दिया जाता है 0 से लेके 10 तक का। ठीक है। 0 से 10 का स्कोर दिया जाता है। अब जिनको 0 दिया जाता है, समझ लो जो जिनको 0 मिला है वहां पे वो बहुत नाखुश है, वो देश मतलब उनकी लाइफ अच्छी नहीं है। ठीक है। इसका बेसिकली कंपेयर किसके पे किया जाता है? GDP पे, प्लस साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना है, इन सबको कंपेयर करते हुए ये रैंकिंग दी जाती है। ठीक है। कितने तारीख को ये रिपोर्ट आई? ये 20 मार्च को आई। 20 मार्च को क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। ठीक है। किसके द्वारा ये लाया जाता है? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किसके कोलैबोरेशन के साथ साथ? विद द कोलैबोरेशन ऑफ गैलप वर्ल्डपूल, SDSN इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड के कोलैबोरेशन के साथ ये रिपोर्ट लाई जाती है। कौन लाता है? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन लाता है। ठीक है। स्कोर का तो मैंने आपको बता दिया। अब और क्या जानते हैं कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक आपकी 118 है। कितना स्कोर किया है इंडिया ने? 4.389। याद रहेगा कि इंडिया की रैंक कितनी है? 118। स्कोर कितना किया है? 4.389। ठीक है। लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? तो वो है आपका अफगानिस्तान। ऑब्वियस है, वहां पे कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप वुमेन्स का कोई डेवलपमेंट नहीं है वहां पे। वुमेन्स को पता ही है कि सरिया कानून वहां पे लागू है। फिर 146 आपका सीरिया होगा, 145 लेबनान हो गया। तो ये लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। अब मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, सारी नॉर्डिक कंट्री हैं। ठीक है। याद रहेगा कि मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री और लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री। ठीक है। अब ये हो गया ग्लोबली। अब जान लेते हैं हमारे पड़ोसियों की हालत क्या है। तो बेसिकली हमसे ज्यादा खुश पाकिस्तान है। किस तरीके से है पता नहीं, इतना महंगा सब कुछ होने के बाद वो खुश है, तो अच्छी बात है, खुश है भाई, खुश रहे। हम तो इसमें भी दुख है भाई, हमको और अच्छा चाहिए और बेहतर चाहिए हमारा देश। तो पाकिस्तान 109 पे है, चाइना 68 पे है, नेपाल 92 पे है। ठीक है, हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडेक्स, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये है, उस पर देखते हैं। तो ये किसके द्वारा लाया जाता है? बाय US बेस्ड थिंक टैंक फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा लाया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 24th आउट ऑफ 33। ठीक है। याद रहेगा कि इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल फ्रीडम एक्सप्रेशन इंडेक्स में? 24th। इंडिया से बेहतर कौन है? साउथ अफ्रीका। इंडिया के नीचे कौन है? लेबनान है। ठीक है। याद रहेगा कि इंडिया से ऊपर कौन है? साउथ अफ्रीका। इंडिया से नीचे कौन है? लेबनान है। अब ठीक है। और जो इस साल का ये इंडेक्स है, इसका टाइटल क्या दिया गया? हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच। कौन सा ऐसा देश है जो फ्री स्पीच को सपोर्ट करता है? याद रहेगा टाइटल को याद कर लेना, याद रहना चाहिए। ठीक है। अब नॉर्वे और डेनमार्क दो ऐसी कंट्री हैं जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है उनको पॉइंट अच्छा दिया गया है, 8.9 और 87.9 और 87.0 रिस्पेक्टिवली ले लीजिए। और इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान ये लोएस्ट ऑफ इंडेक्स है। तो लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सी कंट्री में है? इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान। ठीक है। अब आ जाते हैं 33 इस रिपोर्ट में एक चीज बताई गई कि 37% ऑफ इंडियन बिलीव्स द गवर्नमेंट शुड हैव द राइट टू सपोर्ट द सरपस द क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स पॉलिसीज। ठीक है। 37% ऑफ इंडियंस का ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो ये अधिकार रहना चाहिए कि अगर कोई इनको क्रिटिसिज्म कर रही है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। ऐसा 37% ऑफ इंडियन का सोचना है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ होमोसेक्सुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेप्टेंस ऑफ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप हैज ग्रोन इन द कंट्री इन एज इंडिया, लेबनान, साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको। तो इन कंट्रियों जो होमोसेक्सुअल है उनको एक्सेप्टेंस मिली है। ठीक है। वो राइज हो रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टारगेट है प्लीज 100 से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपसे एक विनती है कि बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, वापस देखना
क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स और रिपोर्ट से आते ही आते हैं। ये पार्ट 1 था, एक पार्ट और आएगा जिसमें 10 से 12 इंडेक्स और पढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।